यूनेस्को अल्टीमेटम, बांग्लादेश बेदम। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन ने सिर्फ शेख हसीना की सरकार को नहीं हटाया, उन्होंने देश को उस टैक्स से भी उतार दिया है जिस पर वो अपने अस्तित्व में आने के बाद सावधानी पूर्वक आगे बढ़ रहा था। यह ट्रैक था आर्थिक समृद्धि का साल। 2020 में बहुत से लोगों को यह जानकर झटका जरूर लगा था कि बांग्लादेश की आर्थिक विकास की दर भारत से तेज होने जा रही थी। हालांकि उस वक्त जीडीपी में एक बड़ी तब्दीली जो है बांग्लादेश में जरूर देखने को मिली, लेकिन जुलाई 2024 में यह पूरी तरीके से बदल गया। युवाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ उस कदर बेपटरी पर हुआ कि बांग्लादेश पिछले 1.5 साल से हिंसा की आग में सुलग रहा है। बांग्लादेश इस वक्त भी सुलग रहा है। छात्र नेता हादी की हत्या के बाद से देश की सड़कों पर गुस्सा है, आक्रोश है, इनकलाब है और एक बड़ा जनसैलाब जो है वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर है। इस बार आरोप सीधे सीधे पाकिस्तान पर है। कहा यह जा रहा है कि बांग्लादेश में आग को हवा दी जा रही है और ये आग को हवा देने का काम पाकिस्तान ने किया है। सरकार पर चुनाव टालने की साजिश के आरोप है। प्रदर्शनकारी सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके हैं। तो क्या बांग्लादेश एक बार फिर बड़े राजनीतिक तूफान की तरफ बढ़ रहा है? जमीनी स्तर पर क्या कुछ तस्वीरें, सब कुछ हम आपको बताएंगे, चर्चा भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हादी एक उभरता हुआ छात्र नेता जिसकी हत्या ने पूरे बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया। ढाका से लेकर चटगांव तक सड़कों पर गुस्से में भरे छात्र, जलते टायर, तोड़ी गई सरकारी संपत्ति, हर तरफ एक ही नारा, हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करो। छात्रों का आरोप है कि हादी की हत्या कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश। इस बीच आंदोलनकारियों ने एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है, भीड़ को उकसाया जा रहा है। आरोप है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश हिंसा में पाकिस्तान का हाथ, पाक की अस्थिरता फैलाने की कोशिश, भीड़ को उकसा रहा पाकिस्तान। बांग्लादेश में पाक के आतंकी संगठन एक्टिव, आतंकी संगठन बांग्लादेश में हिंसा भड़का रहे हैं। बांग्लादेश के जिहादी ब्रिगेड ब्रेन वॉश कर रहे हैं। दावा है आतंकी संगठनों ने भारत बॉर्डर पर कैंप लगाए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के बाद इन आतंकी संगठनों का अगला टारगेट भारत के वो इलाके हैं जो बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि वो आतंकी संगठन कौन कौन से हैं और इन्हें पाकिस्तान से कौन ऑपरेट कर रहा है। हालांकि इसमें कुछ आतंकी संगठन बांग्लादेश के हैं, लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या फिर वो पाकिस्तान के किसी बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार बांग्लादेश में हिंसा भड़का रहे हैं। घटना के बाद पूरे ढाका में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं कई इलाकों में बंद करनी पड़ी। सरकार ने हिंसा के पीछे कट्टरपंथी संगठनों की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि विपक्ष इसे प्रशासन की नाकामी बता रहा है। लेकिन जिस तरह सुरक्षा बलों की नाक के नीचे कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया, पुलिसकर्मियों के सामने अवामी लीग के दफ्तर, शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला किया, इससे शक की सुई यूनुस की तरफ ही घूम रही है। छात्र नेता सवाल उठा रहे हैं, जब देश जल रहा है तो सरकार खामोश क्यों है? क्या ये सब एक सुनियोजित राजनीतिक खेल का हिस्सा है? प्रदर्शनकारियों ने पहले ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मांग साफ है कि हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई। सरकार को 24 घंटे का दिया था अल्टीमेटम, हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग। होम एडवाइजर से इस्तीफा मांगा। अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी में इनकलाब मंच। वही सुरक्षा के मद्देनजर भारत ने बांग्लादेश के चटगांव शहर में भारतीय वीजा सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी हैं। ये फैसला वहां की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति
और हाल की हिंसक घटनाओं के बाद लिया गया है। वीजा आवेदन केंद्र की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद ही वीजा सेवाएं दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। तब तक चटगांव में भारतीय वीजा से जुड़ी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। चटगांव में भारत ने वीजा सेंटर सस्पेंड किए। अगले आदेश तक चटगांव में वीजा सेंटर सस्पेंड। अनिश्चित काल के लिए निलंबित आवेदन प्रक्रिया। हादी की हत्या अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, ये बन चुका है बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान। सवाल यह है कि क्या सरकार जवाब दे पाएगी? क्या हत्यारों की गिरफ्तारी होगी या फिर बांग्लादेश एक और बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, तो इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ करवा दूं। रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा, डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत इस्तकबाल आपका, बहुत स्वागत। अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार है, बहुत स्वागत है। हुसैन जावेद, वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान से, बहुत बहुत स्वागत आपका, इस्तकबाल है आपका हुसैन साहब। तो सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत, दिनेश साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या इस वक्त जो बांग्लादेश में हालात बने हुए वो साउथ एशियन फ्लैश पॉइंट की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? दिनेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, ऑडियो अनम्यूट करिएगा। दिनेश जी, आपकी आवाज जी आ गई, आपकी आवाज आ गई जी। देखिए मैडम, बांग्लादेश के अंदर जो आज की सरकार है वो एक हिंसक भीड़ के द्वारा स्थापित की हुई सरकार है। उनके पास किसी प्रकार की कोई लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं है। अब ये जो हाल की घटनाएं हुई हैं, हिंसा की घटनाएं हुई हैं, हम इसको सिर्फ एक लेंस से नहीं देख सकते। इसके पीछे के कई कारण है, सामाजिक कारण है, धर्म का वो है, और बेसिक जो घटनाएं हो रही हैं उनसे ध्यान बटाना है। और इसके साथ साथ जो है आउटसाइड प्लेयर भी अपना रोल अदा कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स का भी एक ये नमूना आपके सामने पेश हो जाता है। देखिए, जितने भी ये छात्र नेता हैं, चाहे आप ये जो स्वर्गवासी उस्मान हाडी हैं या बाकी हैं, ये लोग उत्पात मचाने के बाद जो है लाइमलाइट में आना चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों के अंदर इन्हें सरकार के अंदर कोई मंत्री पद मिले या कोई अन्य पोस्ट मिले। और इसके साथ साथ ये अपना भारत विरोधी स्टेटमेंट दे के भारत को हर उनकी प्रॉब्लम को जो है भारत के ऊपर थोपने के बाद जो है ये एक प्रकार से अपनी संस्कृति को या अपनी हिस्ट्री को ये बदलना चाहते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने वहां पर मुजीबर रहमान के मूर्तियों को, उनके घरों को तथा अपनी करेंसी के ऊपर से जो है उनका नाम को हटाया गया है, तो एक प्रकार से जो है वो अपनी संस्कृति को, हिस्ट्री को चेंज करके और अपने आप को एक प्रकार से अलग किस्म की जो है सिविलाइजेशन शो करना चाहते हैं। अब आपने अपने इसमें बताया है कि पाकिस्तान का हाथ है, तो बट नेचुरल है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। वो हमेशा चाहेगा कि भारत के बॉर्डर्स के ऊपर बाकी देशों से जो लगते हुए बॉर्डर होते हैं उनके ऊपर स्थिति जो है शांतिपूर्वक ना रह सके। तो वो उनका हाथ होना इसके अंदर से तो किसी प्रकार का झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन हमें पाकिस्तान के का क्या रोल है या क्या है उसके ऊपर ध्यान न देते हुए हमें अपनी सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। क्योंकि हमारे नेबर के अंदर अगर डिस्टर्बेंस है, चाहे बांग्लादेश में है चाहे नेपाल में है, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है हमारे लिए भी एक प्रकार का सिक्योरिटी चैलेंज आ जाता है। ठीक और है, हम होप करते हैं कि जो 12 फरवरी को जो है इलेक्शन इनके होंगे उसके पास एक पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन आए जिससे कि रिश्ते नॉर्मल हों। हम भी चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो है वो फले फूले, वहां पर शांति रहे, और ये हमारी हमेशा से कोशिश रही है। हमने जो है पिछले साल जुलाई से लेकर अभी तक जो है बांग्लादेश ने इतना उकसाया है, हमने अभी भी अपने ठहरे और जो हमारी बिल्कुल, और हिंदुस्तान अक्सर चाहता है कि ये दोस्ती जो है वो हमेशा कायम रहे। अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी।
क्योंकि जो बांग्लादेश में हालात बन रहे हैं और यहाँ पर अशांति जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। इससे पहले जो है अमेरिका और चीन का इसमें हाथ सामने आया है, लेकिन अब साफ तौर पर पाकिस्तान का भी जिक्र किया जा रहा है। देखिए तरुणम जी, मैं दिनेश साहब की एक बात को मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। मैं ये साफ कर देता हूं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की आवाम से हम बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई दुश्मन है तो वो है वहां के हुक्मरान, जिन्होंने खुद पाकिस्तान की आवाम की हालत खराब कर रखी है। इतने डिकेड से वो भारत से लड़ रहा है और उसके बदले में वो एक गुर्बत की जिंदगी जो जी रहा है और सारा का सारा पैसा हथियार खरीदने के नाम पे विदेशों में जा रहा है। तो दुश्मन बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर दो देश हैं। एक तो हुसैन जावेद साहब जैसे लोग हैं जो हमारे अपने लोग हैं। अभी उनके विचार भी सुनेंगे थोड़ी ही देर में। बिल्कुल, हाँ। तो वो तमाम चीजें हैं। तो मैं दिनेश साहब को यहाँ करेक्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उन्हें कम से कम एक बयान तो जारी करना चाहिए था कि जो हादी है उनकी मौत के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें गिरफ्तार करो। और कम से कम क्योंकि इसलिए बयान जारी किया जाना चाहिए था क्योंकि उसमें भारत का नाम आ रहा था। बिल्कुल, कि वो जो हाँ। हत्यारे छोटे वो भारत भाग गए हैं। हाँ। क्या हमारे कूटनीतिज्ञों में इतनी भी समझ नहीं है कि वो एक बयान जारी करें जबकि उनके पड़ोस में आग लगी हुई है? तो यह तो किया जाना चाहिए था। ये मान लिया कि भारत के विरोध में उन्होंने बयान दिया था, पर बाकी जो दूसरे हैं, जर्मनी के एम्बेसडर तक ने इसके लिए बयान जारी किया है। मेरे अंदाज से फ्रांस के एम्बेसडर हैं, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है। तो भारत को भी एक बयान तो जारी करना चाहिए था। और यूनुस साहब का यहाँ पता चल रहा है कि उन्होंने पिछले 1 साल से सरकार कैसे चलाई है। ये पता चल रहा है कि वो दबाव में काम कर रहे थे और अभी भी ये दबाव बनाने वाली राजनीति है ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके। अगर एक सरकार जो उसकी मिनिमम जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, अगर बांग्लादेश के लोगों को वह भी नहीं मिल रहा है तो ये वाकई दुख की बात है। और इसमें मैं एक चीज और बिल्कुल कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के आईएसआई के लोग वहां पे लगातार गए हैं, मीटिंगें हुई है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पाकिस्तान की आईएसआई तभी वहां पे इन्वॉल्व होगी क्योंकि उसके घरेलू मतलब हालात अरविंद जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। पाकिस्तानी सरकार का। जी ठीक है। जावेद साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। अगर हिंदुस्तान में कुछ होता है तो पाकिस्तान का ही नाम सामने आ जाता है, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है तो बार बार आपके ही ममालिक का नाम क्यों आखिर? मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। जो हमारे गेस्ट हैं उनको भी सलाम। और अरविंद जी के लिए मेरी एप्रिसिएशन है कि उन्होंने कम से कम एक इस तरह का फर्क तो बताया कि आप एक पूरे मुल्क को अपना दुश्मन मत समझे। तो ये मैं उनको यहाँ पे अप्रिशिएट भी करता हूँ। दूसरी बात, आपका टॉपिक आज का, तो देखिए बात ये कि बांग्लादेश की जो उसका बॉर्डर है वो आप हम सब जानते हैं, 3 अतराफ से तो इंडिया से घिरा हुआ है। एक जानिब एक छोटी सी पट्टी है जो उसको म्यांमार के साथ इस तरह से जोड़ भी देती है। पाकिस्तान का कितना फासला है बांग्लादेश से? 1600 किलोमीटर और बीच में इंडिया। यानी कि हम अगर बांग्लादेश जाएं या तो हम शिप के जरिए जाएं या हम प्लेन के जरिए जाएं, तीसरा तो कोई ऐसा है नहीं रास्ता। तो मेरे ख्याल में 2024 के अंदर बांग्लादेश में जो भी चेंजेस आई हैं और जिस वे से बांग्लादेश आज जा रहा है, मेरे ख्याल में इंडिया उसको रियलाइज कर नहीं सका है। और मैं यहाँ भी अरविंद जी की इस बात की हिमायत करता हूँ कि जो इंडिया के डिप्लोमेट्स उनको बयान जारी करना चाहिए था अगर आपने चीजों को कूल डाउन करना है। दूसरी बात ये कि ये एक इंप्रेशन है बांग्लादेश के अंदर भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि शायद इंडिया ने पिछले 17-18 साल में हसीना वाजिद या अवामी लीग के साथ तो अपने ताल्लुकात रखे जो बहुत अच्छे भी रहे, लेकिन बांग्लादेश के अवाम के साथ जुड़ना, वहां के जो और इस तरह की सियासी जमातें हैं उनके साथ रुकना, उनके साथ इस तरह से रिश्ते बनाना, ये कर नहीं पाए। यही वजह कि आज आप देख ले कि ये कोई बांग्लादेश में एक आध तबका नहीं है जो इंडिया के खिलाफ है। अगर उनकी यूथ इंडिया के खिलाफ है और किसी मुल्क की यूथ अगर किसी एक फैक्टर के खिलाफ होती है तो वो आप उसको ब्रेन वॉशिंग नहीं कह सकते हैं। फिर एक और बात, कर्नल साहब यहाँ पर है, उन्होंने कहा कि धान मंडी में मुजीबुर रहमान के घर को आग लगी। इससे पहले हमने देखा जब हसीना वाजिद का तख्ता पलट हुआ तो मुजीब का जो स्टैचू था उसको भी वहां के अवाम ने इस तरह से जमीन पर पटक दिया। तो ये चीज है कि अवाम के दिल में उनके लिए कितनी नफरत है, इस फैमिली के लिए
1400 लोग हलाक हुए थे 2024 के जो लेकिन जावेद फसादात साहब हुए थे। एक बात बताइए, आप जो पाकिस्तान में अस्थिरता फैली हुई है, अगर उसमें पाक अब यहाँ पर जो बांग्लादेश में हालात हम देख रहे हैं, अगर उसमें वाकई पाकिस्तान का हाथ नहीं है, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग को भी खुलकर सामने आना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं, इसमें पाकिस्तान का हाथ बिल्कुल नहीं है? देखिए, मैं हम हमारी हुकूमत इस बात पे अपनी तशवीश का इजहार कर चुकी है कि वहां पे हालात जो है वो रूटीन में आने चाहिए, और फरवरी में जो इलेक्शन होना है वो भी अपने टाइम पे होना चाहिए, क्योंकि ये बांग्लादेश के अवाम का हक है कि जो उनके हकीकी नुमाइंदे हैं उनको नहीं, मैंडेट शांति शांति कायम, जावेद साहब आप समझिए, शांति कायम तो सब चाहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का बार बार नाम है, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया और जैसा कि अरविंद जी ने भी कहा कि अगर हिंदुस्तान का हाथ नहीं है तो हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स को कहना चाहिए, वैसे ही पाकिस्तान को भी तो कहना चाहिए कि नहीं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ ही नहीं है। नहीं देख मैम, हम तो देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करें। पिछले 17-18 साल में जब तक हसीना वाजिद की हुकूमत रही है, पाकिस्तान से उसने कोई ताल्लुकात नहीं रखे, हमारे कोई आपस में आना जाना नहीं था, किसी फील्ड में ताउन नहीं था। आप इसकी मिसाल देख लें, इंडिया के साथ जो बांग्लादेश है उसका जो ट्रेड है वो 14 बिलियन तक है, पाकिस्तान के साथ 1 बिलियन है, क्योंकि आपस में ताल्लुकात ही नहीं थे। अब जाके हमें उन्होंने एंट्री दी है और हमारे वहां पे ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, और आज आप देख सकते हैं कि वही बांग्लादेश की आर्मी, आपको पता है कि 1971 हमारे लिए एक बहुत ही कमजोर साल था, और वहां पे जो भी हुआ, हम एक जंग भी हारे, वहां पे हमारा एक हिस्सा भी हमसे अलग हुआ, इट्स फाइन। लेकिन आज आप देख लें कि उन्हीं की आर्मी अगर हमारी आर्मी से ट्रेनिंग इस तरह लेना चाहती है, हमारा JF-17 थंडर इस तरह से लेना चाहती है, हमारा चावल वहां जा रहा है, तो ये भी बात है ना कि हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं अपने आप को रिवर्स भी करती है। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए नया फेज है, लेकिन जैसे अरविंद जी ने कहा, मैं उस बात की हिमायत करता हूँ, हम भी बांग्लादेश में अमन के हालात बिल्कुल चाहते हैं और उसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, दिनेश साहब मैं आपके पास ही आऊंगी, क्या आप जावेद साहब की बातों से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जावेद साहब का ऐसा है कि जावेद साहब ने जो कहा है वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो यथार्थ है, जो यथास्थिति है, उसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमारे संबंध बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे हुए हैं। मैं चाहता हूं, मैं इन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि इनके संबंध जो है पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ भी अच्छे हों, और ये हमारे साथ भी थोड़ा वफादारी करें, और जो भी हमारे और इनके बीच में इशू हैं, चाहे वो टेररिज्म है, ये टेररिज्म को छोड़ें। तो हम तो हमेशा चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश जो हैं वो आपस के अंदर जो है प्यार मोहब्बत से रहें, ताकि अवाम का जो है, दोनों अवामों का जो जितने भी आस पड़ोस के साउथ एशिया के अंदर कंट्रीज हैं उनका भला हो। तो मैं बात पे आना चाहता हूँ, ये अरविंद जी की बात के ऊपर आना चाहता। अरविंद जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि अरविंद जी ने कोई सर्वे करवाया है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है भारत को प्यार करती है? नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक चैनल से किसी प्रकार से कोई स्टेटमेंट आनी चाहिए। अरविंद जी नोट कर लीजिएगा, आऊंगी मैं आपके पास। समझ में आ रहा कि ये आज के हालात के ऊपर बात कर रहे हैं। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जी साहब ने जो है विजिट किया, वहां पे लिया, और बार बार भारत की तरफ से जो है ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है कि हम बांग्लादेश के अंदर शांति चाहते हैं, इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ? अल्टीमेटली तो आपने टारगेट किया, हिंदुओं को टारगेट किया है ना, हिंदुओं के घर जलाए गए हैं, हिंदुओं के जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको आपने जो है प्रताड़ित किया है। आप किस प्रकार से बात कर रहे हैं? और ये इस बांग्लादेश के अंदर जो भी हालात पैदा हुए हैं, उसके लिए ये जो नोबेल पीस पुरस्कार का विजेता बना हुआ है, शांति का मुखौटा लगाकर वहां पर ये बैठा हुआ मोहम्मद यूनुस, इसकी बेसिक मंशा जो है, ये एक प्रकार से जो है ये अमेरिका का प्रॉक्सी है। और अब इसने देखा कि अमेरिका की तरफ से इसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गया और ये चला जाता है सीधा चाइना की गोद के अंदर बैठ जाता है। अरे आप मुझे एक चीज बताइए कि बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से ये उस्मान हाडी जो है स्टेटमेंट देता था कि बिगर मैप बनाना है जिसके अंदर हमारा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों को शामिल कर रहा है, तो आप इस प्रकार की जब स्टेटमेंट देते हैं और जिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं जमात के लीडर और बाकी लीडर करते हैं, उस समय भारत की तरफ से किस प्रकार की स्टेटमेंट जानी चाहिए? मैं एक सैनिक होने के नाते मैं कहूंगा कि एक स्ट्रांग स्टेटमेंट जानी चाहिए या एक स्ट्रांग एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन भारत ने फिर भी संयम और शांति का रास्ता अपनाया है और उन्होंने काफी
लीवरेज दी गई है बांग्लादेश को, पिछले 1-1.5 साल से लीवरेज दी गई है कि वहां पर जो है शांति स्थापित हो, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने और सभी लोगों का या सभी धर्मों का वहां पर रहने वाले लोगों का जो है वहां पर शांति स्थापित हो। अब ये हमारे दोस्त जो हैं पाकिस्तान से, जो हमारे जावेद साहब, हाँ। मित्र हैं, ठीक है, अपने अपने देश को जो है सभी पक्ष रखना चाहते हैं, उन्होंने भी बड़े अच्छे ढंग से अपना पक्ष रखा है, लेकिन कुछ फैक्ट एंड फिगर जो हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है कि जैसे हमारे संबंध, अरे भाई तुम्हारे जो है क्या कहते हैं जहाज जो है डायरेक्टली चटगांव के ऊपर आ रहे हैं, उनके अंदर क्या आ रहा क्या नहीं आ रहा, आपका DGISI का क्या मतलब है विजिट करने का, आपका जो है एक्चुअली में जो विजिट होनी चाहिए थी आपके पॉलिटिकल लीडर्स की होनी चाहिए, वो तो बेचारा बहुत बाद में आपने उसे भेजा, जो आपका फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इकबाल दर्ज या क्या नाम है, कुछ ऐसे ही हैं जो कि आए थे। तो देखिए ऐसा है कि मंशा जो है साफ जब तक नहीं होगी तब तक दोस्ती किसी भी तरह से परवान नहीं चढ़ सकती। अब मैं अपने ये पाकिस्तानी मित्र से बात एक बड़े प्यार और मोहब्बत से मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि भारत की तरफ से हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है। चलिए लेटेस्ट पिछले 25 साल से ही बात कर लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय वाजपेयी साहब जो है लाहौर बस यात्रा है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसके बाद जो है आपने कारगिल कर दिया। उसके बाद जो है हमारे प्रधानमंत्री साहब गए नवाज शरीफ की बेटी की शादी में, आपने पठानकोट कर दिया और टाइम टू टाइम जो है आप कर रहे हैं। और आप जो है मुझे एक चीज बताइए, भारत के बारे में आपका जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहता है कि हम जो है हिंदू हमारे से अलग हैं और इस प्रकार की जो आप स्टेटमेंट देते हैं, तो आप मुझे बताइए कि किस ढंग से हमारे संबंध सुधर सकते हैं। जी ठीक है अरविंद जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल तरन्नुम जी, दरअसल कर्नल साहब की बात थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय मिलना चाहिए और जवाब देता हूँ। सर्वे से शुरू करते हैं कि हाँ, ऐसे सर्वे जो आखिरी सर्वे हुआ था वो 1947 में हुआ था। पंजाब प्रांत को छोड़कर बाकी पूरा पाकिस्तान बहुत खाली मामूली परसेंटेज से भारत को प्यार करता था। ये इसका सबूत है। वो तो विभाजन चाहते ही नहीं थे कर्नल साहब। और आज बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं जो कि भारत पाकिस्तान एकता की बात कर रहे हैं, और क्यों नहीं करनी चाहिए। पूरा दशकों तक हम लड़ते रहे हैं, विदेशों को हम अमीर बनाते रहे। पहले देश के आजादी से पहले सीधा लूटते थे और आजाद होने के बाद में किसी और फॉर्म में लूट रहे। हथियारों की दौड़ शुरू करवा दी है और ये इसलिए हुआ क्योंकि वहां सैनिक बैठे हुए थे कर्नल साहब, और वो ये वही सैनिक थे जो वहां की जनता की नहीं सोच रहे थे, वो खाली अपने डिफेंस बजट की सोच रहे थे। और वो सारे वही सैनिक थे जो अपना फॉरेन पॉलिसी भी वो चला रहे थे, गृह नीति भी वो चला रहे थे, जबकि उनकी एक्सपर्टीज जो थी वो खाली रक्षा मामले में थी। मैं इस बात को यही खत्म करता हूं क्योंकि कारण ये है कि हमारी चर्चा का विषय पाकिस्तान नहीं है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की तरफ हम लौटते हैं, इसलिए पाकिस्तान को एक बार छोड़ देते हैं, फिर कभी इस पे बात करेंगे। बांग्लादेश के बारे में क्यों भारत के डिप्लोमेट्स को नहीं बयान जारी करना चाहिए? आपको लगता है कि डिप्लोमेसी हमेशा सही तरीके से काम करती है? वो वर्ल्ड प्रेशर में ही इतनी रहती है कई बार कि वो जो पॉलिसी लेवल के बड़े बड़े इश्यूज नहीं सुलझा पाती है। ये बात सच है, मैं भारत के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारत के पक्ष में बोल रहा हूँ कि क्या करना चाहिए बांग्लादेश में। उनके हाथ से लगातार निकलता जा रहा है। और कर्नल साहब आप ये भूल रहे हैं कि बांग्लादेश एक प्रभुत्व संपन्न देश है। आप उससे ये इस तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते हैं कि भारत ने बहुत उदारता दे रखी है या वो दे रखी है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं या हमारे जो डिप्लोमेट्स है वो तो ऐसे बात नहीं करते हैं। गलत संदेश जाता है वहां की जनता में, और इसीलिए वहां पे जो एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स है वो काफी हावी होते हैं। हमारे दुश्मनों को ये सब करने का मौका मिल जाता है कर्नल साहब। तो ये सब चीजें ध्यान में रखिए। अब मूल मुद्दे पे आते हैं। मेरी बात क्योंकि बीच में रह गई थी, उसी बात को मैं कंटिन्यू करते हुए ये कहता हूं कि मैंने ISI का जिक्र किया था। विदेशी ताकतें हैं, अकेले ISI की ये हिम्मत नहीं है कि वो इतना पैसा रुपया वहां खर्च करें। तो उसके पीछे चीन और जो खासकर पश्चिमी ताकतें हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। पूरे इस रीजन को डिस्टर्ब किया जा रहा है। कर्नल साहब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हम इस चीज को समझेंगे तो हमें उस बयान की अहमियत समझ में आएगी। मुझे मालूम है कि जो हार्डी ने भारत के विरोध में जो
बयान दिया था वो वाकई गुस्सा दिलाने वाला था और बहुत गलत शब्दों का प्रयोग किया था। ऐसे में भारत के डिप्लोमेट सोच रहे होंगे कि चुप ही रहना ठीक है, पर क्या वहां की सरकार जो फेल है ये पता नहीं चल रहा। हो सकता है कि वहां के लोगों की साजिश हो, पाकिस्तान के आईएसआई के थ्रू विदेशी ताकतों की साजिश हो, यह तो हमें जानना होगा ना। इन्वेस्टिगेशन तक नहीं हुआ है प्रॉपर। जिन लोगों ने हत्या की है, सरकार 24 घंटे बाद भी उनको गिरफ्तार करने के लिए इस समय तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए और बोलना चाहिए कि हाँ 24 घंटे के अंदर अंदर उनको गिरफ्तार करिए और सच बताइए कि भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वहां की जनता शांत हो जाती, भारत के खिलाफ ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट है वो खत्म हो जाते। तो कर्नल साहब ये करना चाहिए था। दूसरी बात ये कि निश्चित रूप से विदेशी साजिश से नहीं तो ऐसे भाग नहीं जाता है कोई। इन्वेस्टिगेशन होता, अगर उससे पूछताछ होती तो पता चल जाता कि इसके पीछे कौन लोग हैं जो वहां के प्रजातंत्र के माहौल को खराब करना चाहते हैं, इलेक्शन को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और भारत खुद ये चाहता है कि वहां पे एक स्टैब्लिश गवर्नमेंट हो ताकि भारत के लोग उसके साथ संबंध शुरू कर सके। और ये तमाम चीजें हैं कर्नल साहब जो मुझे लगता है कि अभी मुझे ठीक यही है, विराम देना मैं चाहिए। ठीक है, और कर्नल उस साहब से इसका डायरेक्शन में जवाब सोचें। लेंगे, लेकिन